सुन बहू, तुम्हारा ये रोज रोज का नाटक अब अच्छा नहीं लगता। मेरी बेटी नेहा जब शादी से पहले जब भी तुमसे कुछ बनाने के लिए कहती थी तो तुम हमेशा टाल मटोल करती रहती थी। और अब जब शादी के बाद पहली बार वो मायके आई है तब भी तुम्हारा वही नाटक जारी है। अपना ये आदत सुधार लो, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आज 5 महीने बाद पूरा परिवार एक साथ बैठकर बातें कर रहा था। दरअसल नेहा की शादी के बाद यह पहली बार था जब वो मायके आई थी, इसीलिए घर का माहौल खुशियों और रौनक से भर गया था। सब लोग बैठक में हंसी मजाक और बातें में व्यस्त थे। वहीं घर की बहू सानवी सबके लिए नाश्ता परोस रही थी। नाश्ता में गर्मा गर्म ब्रेड की पकौड़ियाँ और गाजर का हलवा था। जैसे ही सास संध्या देवी की नजर नाश्ते पर पड़ी, उन्होंने भौवे चढ़ाते हुए ताना मारा, सानवी ये क्या बनाया है? तुझे पता है ना कि नेहा को पालक के पकौड़े कितने पसंद हैं। नेहा 5 महीने बाद मायके आई है और तूने उसकी पसंद का कुछ नहीं बनाया। सानवी ने विनम्रता से जवाब दिया, माँ जी मैं तो दुकान पर गई थी लेकिन दुकान बंद थी, इसीलिए पालक नहीं मिल सका और मैं ला नहीं पाई। ये सुनकर संध्या देवी झल्लाती हुए बोली, अगर इस गली की दुकान बंद थी तो दूसरी गली में चली जाती। बहाने मत बना, तुझे मेरी बेटी के लिए पकौड़े बनाने का मन ही नहीं था, है ना? ये सुनकर सानवी सिर झुकाकर चुप हो गई। माहौल में अचानक तनाव सा फैल गया। इससे पहले की बात और बिगड़ती, सानवी के ससुर विनोद जी ने बीच में बातें बदलते हुए मुस्कुराकर कहा, अरे कोई बात नहीं, अब जो बना है वही खा लेते हैं। वैसे भी नेहा अभी 10 दिन हमारे पास है, फिर कभी आराम से पालक के पकौड़े बना देंगे। लेकिन संध्या देवी का गुस्सा अब भी थमा नहीं था। वह बड़बड़ाती हुए बोली, नहीं जी, शादी से पहले मेरी बेटी कुछ कहती थी तो टाल मटोल करती थी और अब शादी के बाद वही हाल है। बेटी मायके आई है और इसे जरा भी परवाह नहीं है। ये सुनकर विनोद जी शांत लहजे में बोले, अरे जाने दो, बहू से गलती हो गई, इतना तो चलता है। लेकिन तब तक नेहा को बात बुरी लग चुकी थी। वह तैस में आकर बोली, पापा जब खाने की इच्छा होती है तभी खाना अच्छा लगता है, अब तो मन ही नहीं है, बाद में बनाने का क्या फायदा। सानवी कुछ कहने ही वाली थी कि नेहा ने तीखी आवाज में कहा, अगर भाभी को बनाने का मन नहीं था तो मुझसे कह देती, मैं खुद बना लेती। मुझे भी पता है कि रसोई में कौन सा चीज कहाँ रखा है। विनोद जी ने माहौल संभालने की कोशिश करते हुए समझाया, नेहा बात को ज्यादा मत बढ़ाओ, जो बना है वही खा लो, बहू ने मेहनत से बनाया है, अब तुम यूं नाराज मत हो जाओ। ये सुनते ही संध्या देवी फिर तिलमिला कर बोली, हाँ हाँ, जब बहू की गलती होती है तब आप बेटी को ही समझाएंगे। यही हाल आपका शुरू से रहा है, शादी के दिन से लेकर आज तक। जब से बहू इस घर में आई है तब से आपको उसकी गलती दिखती ही नहीं है। ऐसा लगता है वो आपके पिछले जन्म की बेटी थी, तभी उनका बेटा आरव कमरे में आया। ये बातें सुनकर उसे साफ लग रहा था कि वह जानबूझकर ये सब उसे सुनाने के लिए कह रही थी। कुछ देर तक वह चुपचाप सुनता रहा, लेकिन फिर उसके सब्र का बात टूट गया। उसे पहले से अंदाजा था कि माँ हर बात नेहा को लेकर छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देती है और सानवी को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। आरव ने सानवी से तेज आवाज में कहा, सानवी तुमने नेहा के लिए पालक पकौड़े क्यों नहीं बनाए? मुझसे कहती मैं ऑनलाइन मंगवा देता। ये सुनकर सानवी सहमते हुए बोली, मैं आपको बताने आई थी लेकिन आप मोबाइल में किसी से बात कर रहे थे, मुझे देखते ही आपने इशारे से चुप रहने को कह दिया था। ये सुनकर आरव झुंझलाकर बोला, बस करो सानवी, बहाने मत बनाओ, एक बार बोल देती तो क्या मैं मना कर देता? इधर संध्या देवी ने जानबूझकर माहौल को और हवा देते हुए ताना मारते हुए बोली, चलो अब ब्रेड के पकौड़े खा लो वरना ये भी ठंडी हो जाएगी, और ये बहू रानी पता नहीं गर्म करेंगी या नहीं, बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। आरव अब भी नाराज था। वह विनोद जी के पास गया और तेज स्वर में बोला, पापा नेहा को पालक के पकौड़े चाहिए थे तो क्या ब्रेड का पकौड़े ही बनेगा? क्या एक पकौड़ा बनाने में इतनी जान निकल जाती? ये सुनकर विनोद ने पहली बार अपनी आवाज ऊंची करते हुए बोले, बस करो आरव, शादी से पहले तुम अपनी पत्नी की हर बात मानती थे, उसे शादी करने के लिए कितना बार तुम हमसे मनाए थे, लेकिन अब उसी से इतना गुस्सा क्यों? चुपचाप नाश्ता करो। आरव जो अपने पिता से ज्यादा बहस नहीं करता था, ये सुनकर वह चुप हो गया, लेकिन जाते जाते सानवी को गुस्से में देखता चला गया। सानवी का दिल धक से रह गया। वह समझ गई कि अब इस कमरे से निकलने के बाद असली तूफान तो तब उठेगा। आज आरव की छुट्टी थी, इसीलिए वह घर पर ही था। घर के सभी लोग बाहर गए थे और सानवी रसोई में काम कर रही थी। तभी आरव की कड़कड़ाती आवाज आई, सानवी कमरे में आओ, जरूरी बात करनी है। ये सुनते सानवी की सांसें अटक सी गई। वह कांपते कदमों से धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ी। दरवाजे के पास पहुंचकर सामी हुई आवाज में बोली, हाँ आरव जी, क्या हुआ? कुछ चाहिए क्या? आरव ने गुस्से में गरजते हुए कहा, तुमने सबके सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी।
मेरे पापा ने मुझे डांटा और तुम चुपचाप खड़ी रही। तुझे तो बहुत मजा आया होगा ना वो सब देखकर। ये सुनकर सानवी रोते हुए बोली, नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा था। आप हमेशा मेरी गलती क्यों देते हैं? अपनी बहन को क्यों नहीं देखते? मैं तो सिर्फ। लेकिन आरव ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी। वह गुस्से में तिलमिलाकर उसने एक जोरदार थप्पड़ सानवी के गाल पर जड़ दिया। उसका सिर दीवार से टकरा गया और हाथ सामने रखे शीशे पर लग गया, जिससे उसका हाथ पूरी तरह फट गया और वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी और उसके सिर से भी खून बहने लगा। आरव ने आंखें तरेरते हुए कहा, आइंदा मेरे सामने जुबान मत चलाना, नहीं तो तेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये कहकर वह गुस्से से कमरे से बाहर चला गया। सानवी बेहोश हो गई। काफी देर तक वहीं फर्श पर पड़ी रही। जब धीरे धीरे होश आया तो सब कुछ धुंधला लग रहा था। उसकी आंखें के सामने अंधेरा छा रहा था। सिर दर्द से फटा जा रहा था और शरीर में हरकतें करने की ताकत नहीं थी। उसने कोशिश की किसी को आवाज दे, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए थे। उसे ख्याल आया कि माँ को फोन कर दे, लेकिन फिर ठंडी सांस लेकर सोचा, क्या करेंगी माँ? माँ तो खुद मामा मामी के भरोसे हैं। मैं किससे कहूँ, और कहूँ भी तो कैसे? वो वहीं फर्श पर अकेली दर्द और लाचारी के साथ पड़ी रही। दोपहर को सब लोग घर पर लौट आए। नेहा अपनी सहेलियों के साथ घूमकर वापस आई थी। वहीं संध्या देवी भी बाहर से अपनी सहेलियों के से गप्पे मारकर लौटी। विनोद जी दुकान से लौट रहे थे, तभी आरव कमरे से बाहर निकल रहा था। सानवी, जो अब तक अकेले दर्द में जूझ रही थी, जैसे तैसे खुद को संभालकर हाथ में पट्टी लगाकर रसोई में पहुंच गई। उसके सिर और हाथ पर चोट के निशान साफ थे। उसकी सूजी हुई आंखें, फटे हुए हाथ और ललाट पर पसीने के साथ सूखा खून भी साफ दिख रहा था। नेहा की नजर जैसे ही सानवी पर पड़ी, वो चौंक गई और फौरन अपनी माँ को ओर देखा, लेकिन संध्या देवी ने आंखों से इशारा किया, चुप रहो। नेहा रसोई में आई और बनावटी लहजे में बोली, भाभी आपको ये चोट कैसे लगी? कहीं गिर गई थी क्या? सही से चला करो, ध्यान तो पता नहीं कहाँ कहाँ रहता है आपका। बस ये सुनते ही सानवी का सब्र टूट गया। उसकी आंखों में आंसू बह निकले और कांपती आवाज में बोली, आपकी भैया ने मारा है। संध्या देवी ने बीच में ही उसकी बात काटते हुए तीखी आवाज में कहा, बस करो बहू, पति पत्नी की बातें घर से बाहर नहीं जाती है। जो कुछ हुआ चुपचाप रसोई में रोटियां सेको और रोने की आवाज अंदर ही दबा लो। तुम्हारी सिसकियां भी बाहर सुनाई नहीं देनी चाहिए। सानवी थरथराती रही और आज की तपती से ज्यादा अब उसे दिल की जलन सता रही थी। नेहा कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन संध्या देवी ने उसे डांटते हुए रोक दिया। अब तुम ये बात बाहर मत फैला देना। मेरी घर की इज्जत घर के अंदर ही रहनी चाहिए। अगर ये बात बाहर गई तो हमारी बहुत बदनामी होगी। थोड़ी देर बाद जब विनोद जी खाना खाने बैठे तो नेहा ने उनके सामने थाली परोसी। ये देखकर वो थोड़ा हैरान हुए और मुस्कुराकर बोले, अरे वाह, आज तू खाना परोस रही है। सानवी कहाँ गई? दिखाई नहीं दे रही है। नेहा ने शांत स्वर में जवाब दिया, पापा भाभी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो सोचा आज मैं ही मदद कर दूं। वैसे भी वो पूरा दिन आप लोगों का ध्यान रखती हैं, तो कभी कभी उन्हें भी आराम मिलना चाहिए। ये सुनकर विनोद जी खुश होते हुए बोले, शाबाश बेटा, यही तो मैं चाहता हूँ। जिस घर में बेटी और बहू मिलकर काम करे वहाँ हमेशा सुख शांति रहती है। लेकिन रसोई के एक कोने में खड़ी सानवी ये सब सुन रही थी। उसका दिल भारी हो गया। यह चाहकर भी अपना दर्द किसी को नहीं बता पा रही थी, क्योंकि उसे डर था अगर कुछ बोली तो फिर से तमाशा हो जाएगा, फिर से चीखे ताने और शायद एक और थप्पड़। उसके लिए यही सुख सिर्फ एक सपना बन गया था। एक ऐसा सपना जिसमें कोई आकर उसका हाल पूछे, उसकी पीड़ा समझे। लेकिन हकीकत में वो बस खामोशी से रोटियां सेक रही थी। जब विनोद जी खाना खाकर उठे तभी आरव बाहर से घर के अंदर आ रहा था। विनोद जी ने कहा, अरे बहू, जरा एक गिलास पानी ला देना। ये सुनकर संध्या देवी ने सानवी को भीतर ही रोकते हुए कहा, सानवी अभी नहा रही है, नेहा पानी ले जा रही है। आरव ने ये सुना लेकिन कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद जब सानवी बाहर आई तो वो डाइनिंग टेबल के पास खड़ी हो गई। उसके हाथ पर गहरी चोटें, जिसे साफ पता चल रहा था कि वो खुद से कुछ नहीं कर पा रही है। वह बस इस उम्मीद में खड़ी रही कि कोई उसे नाश्ता परोस दे। ये देखकर संध्या देवी तंज कसती हुई बोली, क्या देख रही हो महारानी, खुद ही निकाल लो नाश्ता। इतना नाटक करके सबको थका दिया है। आरव ने भी ताना मारते हुए कहा, पापा के सामने मारने से क्या फायदा जब तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। अच्छा हुआ पापा ने कुछ नहीं देखा, वरना तू उनके सामने रोती और बदनाम हम होते। सानवी चुप थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह डर के मारे कुछ नहीं बोल पा रही थी। न अपने दिल की बात कह सकती थी, न किसी से मदद मांग सकती थी। उसका दिल जोर जोर से चिल्ला रहा था, पापा मुझे यहाँ से ले चलो। लेकिन यह पुकार बस उसके दिल के अंदर ही कैद रह गई। बाहर न कोई सुनने वाला था, न समझने वाला। उसके लिए एक आवाज, एक उम्मीद, बस एक टूटा हुआ सपना बनकर रह गई थी। क्या सानवी के माँ बाप
तक उसकी चीख पहुंच पाएगी कि सानवी अपने ऊपर हो रहे जुल्म को ऐसे ही सहती रहेगी। यह जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।